बताओ भाई। सिया, नव्या एंड चैतन्य आपने किया है होमवर्क? तो मैं आपको आज सेंड कर दूंगी। आज तो हो ही जाएगा सेंड, अब मैंने टोका है, लेकिन अभी तक तो नहीं किया ना, इसका मतलब। सर अभी बचा है थोड़ा सा। क्यों बचा है बेटा? 2 दिन का टाइम होता है, इतना ज्यादा होमवर्क भी नहीं है। अब मैं अगर आपसे डाउट्स पूछूं, मैं क्वेश्चंस पूछूं, तो आपको नहीं पता कि मेरे डाउट्स हैं या नहीं है। सर वो स्कूल में टेस्ट चल रहा था ना, बेटा फिर वो स्कूल ही पढ़ एमसीक्यू लो, फिर टेस्ट। मेरे पास क्यों पढ़ रहे हो? स्कूल में ही पढ़ लो। मैं जब भी आपसे कोई बात बोलता हूँ, आप मुझे स्कूल का बहाना दे देते हो। सर असाइनमेंट चल रहा है, सर स्कूल में बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, सर राइटिंग वर्क बहुत ज्यादा है। और जब बात करें पढ़ाई की, तो सर पढ़ना स्कूल में नहीं है, स्कूल में कुछ समझ नहीं आता, पढ़ा आप तो। मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊँ बताओ ना? मैं आगे बढ़ता जाऊँ और पीछे का छूटता जाए। मैंने पिछले चैप्टर्स में तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई। ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री, इन 2 चैप्टर्स में मैंने बोला है कि साथ साथ करो। अगर आप लोग इतना लीनियंट इसको रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सिया का मैं समझ सकता हूँ, चलो सिया ने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, सिया से मैं पहले क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ। अगर उसने मुझे सेंड नहीं भी किया, मैं एक बार को लेट गो कर दूंगा सिया को, बिकॉज मुझे पता है उसे आता है, क्योंकि उसने मुझसे पहले सारे डाउट्स पूछे हैं। अब आप लोगों ने तो मुझसे कोई डाउट्स नहीं पूछे, अब मुझे कैसे पता? अब मैं क्या दोबारा? अच्छा, आप लोगों के पेपर्स भी आ रहे हैं, टेस्ट भी लेने हैं, वो भी करना है, टेस्ट की डिस्कशंस भी करनी है। जब मैंने आप लोगों को बोला कि करो और करके मुझे भेजो, मुझे भेजने का मतलब क्या था? कि मुझे चेक करना है कि आप लोगों ने किस तरह से करा है और करा भी है या नहीं करा। अब मैं आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आई हैव डन दिस थिंग इन 9th क्लास। शायद पीहू को पता होगा, पीहू मिष्टी को क्लास से बाहर निकाल दिया था, याद है? पता होगा आपको। Yes, sir. सो आई Yes, एम sir. गिविंग लास्ट वार्निंग टू दिस क्लास, टू द 10th क्लास। जो होमवर्क मैंने बोला है करना है, और अगर मैंने बोला है सेंड करो तो सेंड करना है, और नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स पूछने। ठीक है? 3 चैप्टर्स बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम। बेसिकली ये 2 ही चैप्टर, और ये वाला एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। ये 3 चैप्टर्स में मेरी बात मान लो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैं होऊंगा और थोड़े से स्ट्रिक्ट आप लोग हो जाओ पढ़ाई को लेकर, तो ये 3 चैप्टर स्मूथली निकल जाएंगे, क्योंकि ये तीनों बहुत मुश्किल चैप्टर्स है। और अगर बाय चांस गलती से एक बार समझ नहीं आए ना, फ्यूचर में कभी समझ नहीं आए। ठीक है? एंड मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि अगर एक बार आपने समझा नहीं इसको, अगर मुझे नहीं टोका कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, या उस वक्त आपने समझे नहीं, तो फ्यूचर में बिल्कुल नहीं समझ आएगा। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप दोबारा पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। ये चैप्टर्स नहीं समझ आएंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम आप लोगों को लग रहा होगा 9th क्लास में हमने पढ़ा है, 10th क्लास तो अब हमें आती है, तो भूल जाओ उस चीज को। बिल्कुल डिफरेंट है, फॉर्मूले सेम है, लेकिन एप्लीकेशन, उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है? तो 3 चैप्टर्स बचे हैं सिर्फ 2 महीने के लिए। सितंबर और अक्टूबर मिड तक हम खत्म कर देंगे। 2 महीने के लिए सीरियस हो जाओ। और आप लोगों के पेपर्स भी हैं, बल्कि अभी मुझे टेस्ट लेने हैं, टेस्ट की डिस्कशंस करनी है। ठीक है? 2 महीने के लिए सीरियस हो जाओ, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज चलेगी, आप लोग दो, गुड फॉर यू, नहीं दो, गुड फॉर मी। मेरा एक पेपर चेक करना कम होगा, बिकॉज आई हैव सीन बहुत से बच्चे टेस्ट देना पसंद ही नहीं कर रहे हैं आजकल। मेरे पास रोज मैसेज बजते हैं, टेस्ट इधर ले लो, अब ले लो, मैं टेस्ट दूंगा, मैं नहीं दूंगा। सो थोड़ा सा मैं आप लोगों, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी सी मेहनत आप लोगों से चाहता हूँ। हम लोग रात रात भर बैठ के टेस्ट बना रहे हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं जो आप लोग हमें सेंड कर रहे हो। आप लोगों को लगता होगा कि बस 1 घंटा क्लास ली और खत्म। बेटा हमारे पास आप लोगों से ज्यादा काम है। ठीक है? अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग हमारे साथ एटलीस्ट 50% मेहनत कर लो, बस इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है? अब जिन्होंने एक्सरसाइज 8.1 करी है, उनको कोई डाउट है इसमें?
कोई सर डाउट? मुझे 6 क्वेश्चन समझ 10 में एक्सप्लेन कर। यस सर, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10th और क्वेश्चन 6। पीहू, आपके तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट जो यूज होगा दैट इज cot A इज इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू B। सेम चीज है मृदुल, जो हमने उसमें एग्जाम्पल में करा था। एक ट्राइंगल बनाते हैं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं क्लास 10th में, तो जो हम ट्राइंगल बना रहे हैं वो ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगर cos A और cos B हमें बोला गया है, हमें वैल्यूज ये दोनों इक्वल दी गई हैं, इसका मतलब राइट एंगल जो है दैट इज एट एंगल C। ठीक है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। क्वेश्चन हमें बोला गया है cos A और cos B आपस में इक्वल है। तो अगर हम cos A की बात करें तो cos A किसके इक्वल होगा? AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। और ये किसके इक्वल है? cos B के। cos B क्या होगा? BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। अगर ये दोनों इक्वल है तो AB और AB आपस में कैंसिल हो गया। AC विल बी इक्वल्स टू BC। वो एंगल A इज इक्वल टू एंगल तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। 9th वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे दैट साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल और इसमें फर्क क्या है? एग्जाम्पल में 2 ट्राइंगल्स दिए हुए थे। दिस इज अ इजियर क्वेश्चन कंपेयर टू दैट। ठीक है, समझ आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सबसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10th में क्या दिक्कत आई है? ओके, सो वी हैव अ ट्राइंगल PQR। ध्यान से देखना, PQR, PR प्लस PQ, right angled at Q. So PR plus QR plus QR is equals to 25 and PQ is equals to 5. ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है और इसका सम 25 सेंटीमीटर है। एंगल P के रिलेटिव हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम PR और QR की वैल्यू निकाल लें तो निकाल लोगे सब लोग? अब PR और QR की वैल्यू कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमें दी हुई है 5 स्क्वायर। अब या तो PR को QR की टर्म्स में लिख दो या QR को PR की टर्म्स में लिख दो। मतलब PR को हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR, लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया 25 माइनस QR का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर विल बी 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब ये QR स्क्वायर और ये QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 QR। सो QR की वैल्यू हमारे पास आ गई 600 अपॉन 50। दिस विल गिव यू 12। सो यहां पर लिख दो QR इज इक्वल्स टू 12।
अगर QR 12 है तो PR क्या होगा? PR will be 25 minus 12, that is equals to 13 सेंटीमीटर्स, ये 12 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज आ गई, PR आ गया 13 सेंटीमीटर्स, QR आ गया 12 सेंटीमीटर्स। तो अब साइन P की वैल्यू निकाल लोगे। साइन P विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब QR अपॉन PR, दैट विल गिव यू 12 अपॉन 13। cos P हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5 अपॉन 13, और tan P हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। ठीक है, समझ गए? हाँ जी वगीशा, रिया एंड वगीशा समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्यों नहीं हुआ आप लोगों से ये सॉल्व? सर मुझसे ये हो गया। किसने पूछा था अभी डाउट? सर मैंने पूछा था। अच्छा अनन्या, कहाँ अटके थे अनन्या आप? सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया था। चलो अब आ गया समझ? यस सर। अब लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक छोटा ये क्वेश्चन 11th आपको करने से मना किया था। इसके लिए मेरे को एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमने हमारे पास 3 साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है इनमें से? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड, हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी, बिगेस्ट साइड होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस में से कौन सा बड़ा है? कोई भी बड़ा हो सकता है, डजंट मैटर। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, इसको हम वो नहीं कर सकते। ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है और ऐसा ट्राइंगल भी हो सकता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बड़ा है, यहाँ पर बेस बड़ा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक ये साइन थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मतलब साइन थीटा, या ऐसे पूछता हूं मैं, साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है? विल इट बी ग्रेटर देन 1? नहीं। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय द perpendicular बड़ा नहीं हो बिगेस्ट सकता। साइड। जैसे अगर मैं आपको बात करूं 1/2, जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज बिगर देन द न्यूमरेटर, तो 1/2 विल बी लेस देन 1। या अगर हम बात करें 50/51, सो डिनोमिनेटर इज बिगर देन द न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो 50/51 विल ऑलवेज बी लेस देन 1, राइट? तो जो साइन थीटा की वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। और क्योंकि 10th क्लास में अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, अक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। 0 कब होता है और 1 कब होता है ये अभी हम बात करेंगे। सो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और इन दोनों के बीच में होगी। 0 से 1 के बीच में होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती फॉर 10th क्लास। 0 से छोटी हो सकती है, -1 हो सकती है, लेकिन वो आप 11th में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट। तो अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। अब हम आते हैं cos थीटा के ऊपर। cos थीटा की वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए? लेस देन 1।
cos थीटा की वैल्यू भी लेस देन 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में बिगेस्ट साइड है, डिनोमिनेटर में क्या है, हाइपोटेन्यूज है इसका भी। तो हम इसके लिए भी सेम कंडीशन लिखेंगे कि cos थीटा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। अब अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा के लिए क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। tan थीटा 1 से बड़ा हो सकता है? हो सकता है। हाँ अगर हाँ परपेंडिकुलर बड़ा है, जैसा कि इस ट्राइंगल में दिख रहा है हमें, इस वाले ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर की लेंथ सपोज 12 सेंटीमीटर्स है और बेस की लेंथ 5 सेंटीमीटर्स है, तो 12/5 विल बी ग्रेटर देन 1। सो tan थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी मैक्सिमम लिमिट हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 1 लाख ऑल्सो, इट कैन बी 1 लाख अपॉन 50 ऑल्सो। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। tan थीटा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इट इज ग्रेटर देन 0। फॉर 10th क्लास इट इज ग्रेटर देन 0। 11th में जाकर ये बात मत बोलना कि भाई 10th में भैया आपने पढ़ाया था इट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। 11th में ये चीज नल एंड वॉइड हो जाएगी। बट यस, ये चीज वॉइड नहीं होगी, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 और cos थीटा इज ऑल्सो ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अब आ जाओ cosec थीटा पर। cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, मतलब h हाइपोटेन्यूज upon अपॉन t परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी greater than greater 1. than 1, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेंगे, greater than 0, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ग्रेटर देन 1 लिखेंगे। cosec थीटा की ग्रेटर वैल्यूज देन 0। अच्छा चलो ग्रेटर देन 0 लिखते हैं अगर। तो मुझे ये बताओ cosec थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है? हाइपोटेन्यूज की साइड है सपोज 21 और डिनोमिनेटर उससे एक छोटा 20। दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। 0 से 1 के बीच में भी नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू ले लो, न्यूमरेटर में 3 ले लो, डिनोमिनेटर में 2 लेना पड़ेगा। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सो cosec थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर में बिगेस्ट साइड है ट्राइंगल की, cosec थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच में भी नहीं आएगी ये। ठीक है, समझ गए? इसी तरह से sec थीटा, sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। hypotenuse base. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 और या फिर ग्रेटर होगी। इक्वल टू 1 कैसे हो सकती है वो समझाऊंगा अभी। ठीक है, और cot थीटा के बारे में क्या बोलेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, बट नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं होगी। फॉर द टाइम बिंग नेगेटिव को हमें कंसिडर नहीं करना। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स लिखनी है तो लिख लो। ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, दिस वन एंड दिस वन, इसको लिख लो। अपनी एनसीईआरटी के पीछे समरी में लिख लो इसको, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक दी हुई है ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स। फटाफट लिखो, फिर हम क्वेश्चन 11 पे चलेंगे। हो गया? कर दो रब।
इस स्टेटमेंट के ऊपर ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यू कम बनते हैं, ट्रू फॉल्स और असर्शन रीजनिंग बहुत ज्यादा आती है, और सबसे ज्यादा साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए आती है। अब देखो, अब हम इसको ट्रू फॉल्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ tan A, tan of any angle A is always less than 1. False. False. It can be greater than 1 also. It is greater than 0. It can be infinite also. Sec A is equals to 12 upon 5 for some value of angle A. True. 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 Sec A, sec theta is always greater than equal to 1. तो 12 upon 5 is greater than 1. तो true बोलेंगे इसे. Cos A is the abbreviation of cosecant of angle A. False. 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 Cos की वो क्या होती है फुल फॉर्म? Cosine. Cosine. It is cosine A. ठीक है. Cot A is the product of cot and A. Cot False. cot A is equals to cot into A. ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, false है ये. मैंने आपको बताया था अकेले cot का कोई मतलब नहीं होता, और इसी तरह से अकेले एंगल का भी कोई मतलब नहीं होता. So it is always in the form of this. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है. ठीक है. And sin theta is equals to 4/3 for some angle theta. False. False. Because it cannot be greater than 1. 4/3 करोगे तो it will come out to be 1.3333. So it is false. ठीक है, समझ गए? अब हमें करनी है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात. हम निकाल रहे हैं साइन ऑफ सम एंगल थीटा, कॉस ऑफ सम एंगल थीटा, टैन ऑफ सम एंगल थीटा. तो ये थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज निकाल के रखी है, कैलकुलेट करी हुई है. डेरिवेशन इनकी आती थी पहले, बहुत इंपॉर्टेंट भी थी, बट अब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब वो आपके सिलेबस से कट हो चुकी है. ठीक है, तो अब मैं इनकी डेरिवेशंस करनी है या नहीं करनी है ये बता दो मुझे. समझना चाहते हो या हम स्किप करके अभी सीधा मेन कंटेंट पे चले? चलो फिर मेन कंटेंट पे चलते हैं. कोई बोल नहीं रहा, दैट मीन्स सो हमने, मृदुल आपको समझा दूंगा मैं बाद में. आई डोंट थिंक एनीवन एल्स इज इंटरेस्टेड. वैसे आप लोग देखना चाहो तो एनसीईआरटी में दी हुई है, पढ़ सकते हो आप, बहुत आसान है. मैं आपको दो एंगल्स के बारे में समझा देता हूं जो कि आपको एनसीईआरटी से हो सकता है समझ में ना आए. हमने कौन कौन से एंगल्स के लिए वैल्यू निकाली है? 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. इसके लिए हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो एबीसी ट्राइंगल. ठीक है, अब ये एबीसी ट्राइंगल में ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए ये वैल्यूज दी हुई है. एंगल ए 0 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ठीक है, ये फिगर को देखो ध्यान से, फिगर 8.17. एंगल ए, सपोज ये वाला ट्राइंगल है. ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, सेकंड ट्राइंगल, तो एंगल ए की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है. कम हो रही है. एंगल ए की वैल्यू कम हो रही है तो हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो रहा है और परपेंडिकुलर भी छोटा हो रहा है. दिखा आपको? पहले हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यहां तक था, अब ये छोटा होके यहां तक हो गया. इसी तरह से जब हमने और एंगल को घटा दिया तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर छोटे होते जा रहे हैं, राइट?
अब इस एंगल ए को मैंने 0 कर दिया। सपोज ये एंगल था पहले 30 डिग्री, तो अब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ये है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया? 0 परपेंडिकुलर की हाइट कितनी हो गई? परपेंडिकुलर की हाइट 0 हो गई। 0 हाइपोटेन्यूज की हाइट कितनी हो गई? 0 0 हो गई। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब कॉस के लिए देखते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉरी, इधर एक गलती कर दी हमने, एक मिनट। हाँ, हाइपोटेन्यूज हमारा 0 नहीं हुआ। हाइपोटेन्यूज देखो, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज ए बी के अंदर ही मर्ज हो गया। मर्ज हो गया ना, 0 नहीं हुआ, हाइपोटेन्यूज मर्ज हो गया। जो ये परपेंडिकुलर लाइन थी, ये परपेंडिकुलर लाइन घट घट के बिल्कुल 0 हो गई। लेकिन ये हाइपोटेन्यूज जो था हमारा, हाइपोटेन्यूज कम होते होते बेस के इक्वल आ गया। राइट? AC will become AB for angle is equals to 0 degrees. AC यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर और नीचे आया, फिर और नीचे आया, और फाइनली देखो यहाँ पे लिख दिया भी हुआ है, ध्यान से देखो, AB भी लिखा हुआ है और AC भी लिखा हुआ है, AB और AC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मर्ज हो गए हमारे हाइपोटेन्यूज और बेस। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बन गया? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? वो भी AB बन गया। तो AB और AB कैंसिल होके क्या बचा? 1 बचा। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब ये 30, 45, 60 इसकी डेरिवेशन अलग से है। ये डेरिवेशन ही करा रहा हूं मैं आपको cos 0 और sin 0 की, लेकिन ये आती नहीं है, ये सिर्फ समझने का तरीका है कि 0 डिग्री कैसे आया। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। ठीक है, ये आ गया 90 डिग्री के लिए। अब इस फिगर को समझने की कोशिश करो। इनिशियली फिगर है ये, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री करना है। 90 डिग्री करने का मतलब क्या है? ये वाला एंगल जो है हमें इंक्रीज करना है। ये वाला एंगल हमें क्या करना है? सर, हाँ जी सर किसको 90 डिग्री करना है? ये एंगल ए को। हम साइन ऑफ एंगल ए निकाल रहे हैं ना, और हमें चाहिए साइन 90 डिग्री निकालना है हमें। तो इस एंगल ए को 90 डिग्री करना पड़ेगा। अभी एंगल 90, अगर किसी भी एंगल को हम बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग, और आप यहाँ पर खड़े हो। जब आप बिल्डिंग की तरफ देख रहे हो तो ऐसे मुंह ऊपर करके देखोगे? बिल्डिंग के टॉप पर देखोगे तो मुंह ऊपर करके देखोगे? अगर आप चलते चलते यहाँ पर आ गए तो अब आपको मुंह बहुत ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, तब दिखेगी बिल्डिंग। एकदम से इंक्लाइन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है ये बढ़ जाता है हमारे। अच्छा, हमारे फेस का जो एंगल है, जैसे जैसे हमारा फेस बढ़ रहा है तो हमारे फेस का जो एंगल है वो बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास आ रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है। तो इस केस में भी जैसे जैसे ये ए पॉइंट जो है वो बी पॉइंट के पास आ रहा है तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। दिस एंगल इज इंक्रीजिंग। ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल ए जो है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हमने क्या देखा? ये एंगल ए जो है ये 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री कब हुआ? 90 डिग्री तब हुआ जब ये बिल्कुल बी के अंदर मर्ज हो गया।
ए वाला पॉइंट बी के अंदर मर्ज हो गया। अगर आप बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे या बिल्डिंग के अंदर खड़े हो जाओगे तो उसके टॉप को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी गर्दन ऐसे इंक्लाइन करनी पड़ेगी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस केस में हमारा जो बेस था वो कन्वर्ट हो गया जीरो में। ये जो ए बी था हमारा बेस, ये तो जीरो बन गया, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज था AC जो था वो हमारा परपेंडिकुलर C के इक्वल हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बन गया। तो अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, वो भी BC हो गया, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और जो हमारा cos थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया हमारा 0, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज रख दो, 0 ही आएगा, ठीक है। समझ गए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए समझ गए। अब इसको रटने का तरीका भी समझा देता हूं मैं। हमें वैल्यूज याद करनी है, एक टेबल दी गई है हमें यहाँ पर, ये हमें रटनी है बिल्कुल अच्छे से, जैसे हमने वो रटा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरह से ये रटना है। ये आपको वैल्यूज दी गई हैं साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यूज हैं व्हेन दिस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्रीज, ये डिग्री लगाना मत भूलना। This is equals to sine 30 degrees. This is equals to sine 45 degrees. ये है sin 60 डिग्री और ये है sin 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, याद करने के लिए आप क्या करोगे, टेबल बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स लिखने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये ऑर्डर तो आपको याद करना है, ये ऑर्डर तो याद भी हो गया होगा। सबसे पहले हम साइन लिखते हैं, फिर कॉस लिखते हैं, फिर टैन लिखते हैं, और ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, फिर तो आपके पास सारी वैल्यूज आई जाएंगी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ये टेबल बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 0, सेकंड कॉलम में लिखोगे 1, थर्ड कॉलम में लिखोगे 2, फिर 3, फिर 4। काउंटिंग तो हर कोई लिख देगा 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एक मिनट, उसके बाद क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड, ये मैंने बताया हुआ है पहले, किसी को याद नहीं है। 4 से डिवाइड करके सबको रूट में डाल देंगे। उसके बाद सारे को 4 से डिवाइड कर दोगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद इस पूरे को अंडर रूट में डाल दोगे, हर एक टर्म को अलग अलग। अब देखो 0/4 ये क्या बन जाएगा, 0। 1/4 का अंडर रूट क्या बन जाएगा, 1/2। 2/4 का क्या बन जाएगा, √2/2। इसका क्या बन जाएगा, √3/2। और ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1। तो देखो ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, 1/2 ये 1/2 से मैच हो गया, √2/2 अंडर रूट ऑफ 2/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक अंडर रूट से एक अंडर रूट बचा, कैंसिल हुआ, क्या बचा, 1/√2। 1/√2 ये सेम 1/√2। फिर थर्ड टर्म √3/2, √3/2 मैच हो रही है, और फोर्थ टर्म 1, ठीक है। याद हो गया तरीका,
ऊपर लिखना है Yes, 0 sir. डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। उसके नीचे लिखना है 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 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 4 और सबका अंडर रूट कर देना है। होल का अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने साइन की वैल्यू बना ली, तो कॉस की क्या करोगे, पीछे से शुरू हो जाओगे और आगे लिखना शुरू कर दोगे। साइन की जो लास्ट वैल्यू है कॉस की वो फर्स्ट वैल्यू है, फिर √3/2, ये √3/2 यहाँ पर, फिर 1/√2, 1/√2 सेम है, फिर 1/2 और फिर 0। तो सिंपली क्या करना है आपको, साइन की लास्ट वैल्यू को फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, सेकंड लास्ट वैल्यू को सेकंड कॉलम में, थर्ड लास्ट वैल्यू को थर्ड में, फोर्थ लास्ट को फोर्थ में और फर्स्ट को लास्ट में। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इनके बीच में डिवाइड का साइन लगा दो, 0/1 0 होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ऐसे करके देख लेना, 1/2 अपॉन √3/2 कर